नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस खास साप्ताहिक शो में हम बात करते हैं माओवादियों की उन तमाम गतिविधियों के बारे में जो सप्ताह भर में घटित हुई है। इसके अलावा माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच ऑपरेशंस, माओवादी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के द्वारा चलाई जा रही नई अभियान, सरकारी जांच एजेंसी, सरकारी एजेंसी और सरकार के द्वारा बनाई गई नई रणनीतियों के बारे में जो माओवाद उन्मूलन के लिए अपनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नक्सलनामा। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के घोर माओवाद से प्रभावित क्षेत्र बस्तर में माओवादियों ने इस सप्ताह 3 लोगों की जान ले ली है। माओवादी हिंसा में जो 3 लोग मारे गए उसमें एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है। माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान उनकी वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले माओवादियों ने बीजापुर में एक सरपंच के पति की हत्या कर दी। माओवादियों ने जिस दौरान मृतक को मारा वह उस समय अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचा था। उसी दौरान माओवादी वहां पर ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जो व्यक्ति मारा गया है उसके पिता अपने क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता हैं और उनकी पत्नी क्षेत्र में सरपंच है, ग्राम पंचायत में सरपंच है। इस हत्या के बाद माओवादियों ने ठीक अगले दिन दंतेवाड़ा में एक और अन्य जनजातीय युवक की हत्या कर दी। माओवादियों ने जिस युवक को मारा उसके परिजन इतने भयभीत थे कि वह पुलिस में रिपोर्ट कराने से भी डर रहे थे। इसके बाद पंचायत के सदस्यों, ग्राम के सरपंच और अन्य लोगों के द्वारा समझाने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस भी अगले दिन क्षेत्र में पहुंची। मेरी जानकारी के अनुसार माओवादी देर रात में युवक के घर पहुंचे थे। इसके बाद वो युवक को उठाकर ले गए और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को सड़क पर ही फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन पुलिस को इस हत्या की जानकारी मिली और पुलिस ने इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की। इन सब के अलावा इस बीते शनिवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट वीर गति को प्राप्त हुए। साथ ही सीआरपीएफ के एक अन्य जवान इसमें घायल हुए। इसके अलावा जिस तरह से इस मुठभेड़ की घटना जो सामने आई है हमारे बीच, जो घायल जवान है उनसे जो जानकारियां मिली है, सुरक्षा बलों से जो जानकारियां मिली है, उनके अनुसार इस मुठभेड़ के दौरान जो माओवादी थे वो पहले से एम्बुश लगाकर बैठे थे। उन्होंने यू शेप में सुरक्षा बलों को घेर लिया था और तीनों ओर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद माओवादियों के ऊपर जवाबी कार्रवाई की सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से माओवादी पीछे हटे, दूर हटे, लेकिन उनकी द्वारा की गई गोलीबारी में असिस्टेंट कमांडेंट बलिदान हो गए। असिस्टेंट कमांडेंट के सीने में माओवादियों की गोली लगी और वो वहीं पर गिर पड़े। इसके अलावा एक अन्य सीआरपीएफ जवान के पैर में गोली लगी और उनका उपचार जगदलपुर के एक अस्पताल में किया जा रहा है। इन सब के अलावा इन सारी घटनाओं को देखने से यह समझ आता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी तमाम दावे सरकार या प्रशासन या सुरक्षा बल या पुलिस कर ले, बावजूद इसके माओवादी आतंकी घटनाएं नहीं रुक रही है। इन सब के अलावा बीजापुर में भी माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बीजापुर में इंद्रावती नदी पर एक पुल का निर्माण चल रहा है और उस पुल के निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर और एक राजमिस्त्री को माओवादियों ने अगवा कर लिया है। इंजीनियर का अपहरण हुए 5 दिन हो चुके हैं और इस वीडियो को शूट करने के दौरान तक उसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इंजीनियर की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वन में दर दर भटक रही है। माओवादियों से भावुक अपील कर रही है कि उसके पति को छोड़ दिया जाए, वह दोबारा इस क्षेत्र में काम करने नहीं आएंगे। बावजूद इसके माओवादियों की तरफ से कोई आश्वासन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक यह भी जानकारी नहीं आई है कि इंजीनियर की स्थिति क्या है, क्या वो ठीक है, वो किस स्थिति में है, कहाँ पर है, किन हालातों में और कब तक उसे रिहा किया जाएगा और उसे रिहा किया जाएगा भी या नहीं। इस पूरे मामले की जानकारी अभी तक नहीं आई है। इन सब के अलावा जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार बीते 100 दिनों में 18 लोगों की हत्याएं माओवादियों ने कर दी है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के द्वारा जो हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है
उसके कारण बस्तर में 16 लोग मारे गए हैं, वहीं 2 लोगों की हत्या राजनांदगांव जिले में की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बॉर्डर से भी एक जानकारी सामने आई है। सीआरपीएफ के जवानों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इस बात की जानकारी सामने आई है कि ये माओवादी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, योजना बना रहे थे, क्योंकि इनके पास से आईईडी विस्फोटक बरामद हुए हैं, इनके पास से वायरलेस सेट बरामद हुए हैं और इनसे लगातार पूछताछ की गई है। इनसे पूछताछ के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी निशानदेही पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर क्षेत्र में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। माओवादी आतंकी संगठन के जन मिलिशिया कमांडर सुमारू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पुलिस ने पूछताछ किया और इसके बाद न्यायिक कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही दंतेवाड़ा में एक माओवादी आतंकी ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाला माओवादी कई तमाम माओवादी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। 3 ग्रामीणों की हत्या में वह शामिल रहा है। इसके अलावा जिस तरह की जो जानकारी दंतेवाड़ा पुलिस से सामने आई है, उसके अनुसार उसने माओवादी आतंकी संगठन की विचारधारा को खोखला बताया है, साथ ही माओवादियों को शोषणकारी बताया है। वो शोषण करते हैं, स्थानीय जनजातियों के साथ हिंसा करते हैं। इस कारण को बताते हुए उसने माओवादी आतंकी संगठन को छोड़ दिया है और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल लोन वर्राटू शब्द का अर्थ होता है घर वापस आइए, जो माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान को चलाते लगभग 1.5-पौने 2 साल हो चुके हैं और इस अभियान के तहत अब तक लगभग 515 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी माओवादी आतंकी गतिविधियों की जानकारी सामने आई है। जिस तरह से बीते वर्ष गढ़चिरौली में भीषण मुठभेड़ सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुआ था। इस मुठभेड़ में लगभग 26-27 माओवादी मारे गए थे, जिसमें 50 लाख के इनामी माओवादी मिलिंद तेलतुंबड़े के भी मारे जाने की जानकारी सामने आई थी। इस मुठभेड़ के बाद माओवादी आतंकी संगठन उस क्षेत्र में पूरी तरह से टूट गया था, पूरी तरह से कमजोर हो गया था, लगभग खत्म होने की कगार में आ गया था। माओवादी इस मुठभेड़ के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि अब उन्होंने महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को एक धमकी भरा पत्र भेजा है। इस कथित पत्र में माओवादियों ने उन गढ़चिरौली मुठभेड़ का बदला लेने की बात कही है और इस पत्र के सामने आने के बाद जो महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई। उनके आवास में, उनके आने जाने के समय में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी एक जानकारी सामने आई है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है, हाल ही के समय में मुठभेड़ भी देखने को मिली है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर भी सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फोर्स की चौकसी बढ़ा दी गई है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी माओवादी लगातार सक्रिय हैं। माओवादी आतंकी घटनाएं बीते लंबे समय से वहां पर देखी जा रही है। हालांकि इस सप्ताह वहां सुरक्षा बलों को माओवादियों के विरुद्ध कई सफलताएं हाथ लगी है। इस सप्ताह कई माओवादियों की गिरफ्तारी राज्य में हुई है। सबसे पहले झारखंड पुलिस को जो सफलता मिली है वह है कुंजाम बॉक्साइट माइंस के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। कुंजाम के बॉक्साइट माइंस में जिस तरह से माओवादी आतंकियों ने 20 से अधिक वाहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया था, वहाँ पर इस वजह से माइंस में कामकाज रुक गया था, लोगों की रोजी रोटी छीन गई थी और लोग क्षेत्र में बेरोजगार हो रहे थे क्योंकि माइंस में कोई काम नहीं हो रहा था। अब इस घटना को अंजाम देने वाले एक माओवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पीएलएफआई के कुख्यात माओवादी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। अवधेश जायसवाल जो चूहा के नाम से कुख्यात है, वह पीएलएफआई अर्थात पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, जो झारखंड में एक प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन है, उसके मुखिया दिनेश गोप का करीबी है, उसका सहयोगी है और उसके लिए काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा था। झारखंड की सरकार ने अवधेश पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था।
अब इसकी गिरफ्तारी को पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके अलावा झारखंड में कुख्यात माओवादी आतंकी कृष्णा हांसदा के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। जिस सहयोगी को गिरफ्तार किया है उसकी पहचान कटी मुर्मू के रूप में हुई है, जो कृष्णा हांसदा के लिए संदेश वाहक का काम करता था। इसकी गिरफ्तारी के बाद कृष्णा हांसदा से जुड़े कई जानकारियां सामने आने की संभावनाएं देखी जा रही है। इसके अलावा चाईबासा में जो भाजपा के पूर्व विधायक पर माओवादियों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें पूर्व विधायक बाल बाल बचे थे। इस हमले में उनके अंगरक्षकों की हत्या माओवादियों ने कर दी थी और उनके हथियार को भी लूट कर ले गए थे। इस मामले पर भी झारखंड पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस ने इस मामले से जुड़े 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार करने के बाद इस घटना को लेकर यह बयान दिया है कि जो माओवादी थे उन्होंने हथियार लूटने के उद्देश्य से इस हमले को अंजाम दिया था। हालांकि इस पुलिस के इस निष्कर्ष को लेकर भाजपा के नेता और तमाम विशेषज्ञ कुछ अलग राय रख रहे हैं, अलग मत रख रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ हथियार लूटने के उद्देश्य से किसी पूर्व विधायक पर इतना बड़ा माओवादी आतंकी हमला नहीं हो सकता है। इसके अलावा पलामू में भी सुरक्षा बलों को एक कामयाबी हासिल हुई है। अपने माओवादी पति के लिए लेवी वसूलने वाली एक महिला माओवादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10,000 रुपये की लेवी की रकम के साथ रंगे हाथ इस महिला माओवादी को पकड़ा है। इसके अलावा झारखंड में एक और सफलता पुलिस को मिली है। कुख्यात माओवादी आतंकी कमांडर रविंद्र गंजू और अमन साहू के 3 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एनआईए ने भी झारखंड में दबिश दी है और 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी आतंकी को विस्फोटक और हथियार सप्लाई करने वाले एक ठेकेदार को पकड़ा है। रांची से हुई गिरफ्तारी में इस ठेकेदार का नाम संजय सिंह के रूप में सामने आया है। इसके अलावा लोहरदगा के क्षेत्र में जिस तरह से माओवादी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है, वह बेहद ही चिंतनीय है। जिस तरह से इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान, सीआरपीएफ कोबरा के 2 जवान घायल हुए हैं, उसके बाद से क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा और सघन रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि इस मुठभेड़ के दौरान लगभग 50 से अधिक राउंड दोनों ओर से फायरिंग हुई और माओवादियों ने जगह जगह पर क्षेत्र में जंगलों में प्रेशर बम और आईईडी विस्फोटकों को प्लांट कर रखा है, जिसकी वजह से सुरक्षा बल काफ़ी सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी आई कि इस मुठभेड़ के दौरान लगभग 40 से 50 की संख्या में माओवादी वहां पर उपस्थित थे और वो अधिक से अधिक संख्या में सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने विफल कर दिया। इसके अलावा गिरिडीह और जमुई के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की मौजूदगी देखी जा रही है। इस क्षेत्र में माओवादी लगातार काफ़ी तेजी से सक्रिय हो रहे हैं और किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। साथ ही रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि काफ़ी चिंताजनक है। रांची से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में कई मकानों में किराए में रूम लेकर, किराए में घर लेकर माओवादी आतंकी अब शहरी क्षेत्रों में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। लेवी वसूलने की रकम से लेकर हथियारों को इकट्ठा करना, विस्फोटक को इकट्ठा करना और संदेश का आदान प्रदान करने जैसी तमाम गतिविधियों को अब किराए में कमरा लेकर, किराए में घर लेकर माओवादी इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसे लेकर हाल ही में जिस तरह से पीएलएफआई के कुछ माओवादियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद यह जानकारियां सामने आई हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिली है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को हावी पड़ता देख माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग निकले हैं। साथ ही एनआईए ने अभी 26 क्षेत्रों में 26 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें से 23 ठिकाने बिहार के अंदर ही थे और माओवादियों के ऊपर जो एनआईए ने छापेमारी की है, माओवादियों के ठिकाने पर जो छापेमारी की है, उससे एनआईए ने इस बात को सामने रखा है कि जो बिहार का मगध क्षेत्र है वहाँ पर माओवादी लगातार अपनी पैठ को बढ़ा रहे हैं, अपने नए ठिकाने तलाश रहे हैं
और नए तरीके से इस क्षेत्र में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में अब एक औरंगाबाद और गया का जो वन्य क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर माओवादियों की बढ़ती पैठ को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय अब सख्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे क्षेत्र को माओवाद मुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सैडो अभियान चलाने की बात की गई है। सैडो अभियान का अर्थ है सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, खोजो और नष्ट करो। जिस तरह से इस जंगल क्षेत्र में माओवादियों के द्वारा जगह जगह पर प्रेशर बम और आईईडी विस्फोटक प्लांट किए गए, उसे अब सुरक्षा बलों के द्वारा खोज कर नष्ट किया जा रहा है और इसके लिए पूरी तरह से योजना तैयार की जा चुकी है और लगातार अब इस मामले में इस ऑपरेशन को लेकर अब तेजी से अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा गया के जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे 2 आईईडी विस्फोटक बरामद हुए हैं। सीआरपीएफ ने इसे डिफ्यूज कर दिया है, खोज कर इसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। अब इन सारे विषयों के साथ साथ 2 विषय ऐसे हैं जो बेहद ही आवश्यक है, जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। उसमें पहला विषय यह है कि आखिर जो शीर्ष माओवादी हैं झारखंड के, वो सरेंडर क्यों कर रहे हैं। हमने हाल ही में कुछ नाम देखे, जैसे महाराष्ट्र प्रमाणिक, बैलून सरकार, नूनूचंद महतो, बोयदा पहान, जीत राय मुंडा और विमल पूर्ति, ऐसे जो लाखों रुपए के इनामी माओवादी हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आखिर इनके आत्मसमर्पण करने के पीछे क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि माओवादी आतंकी संगठन में ही आपस में फूट मची हुई है। जिन शीर्ष माओवादी आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें अपने ही संगठन से भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। यही कारण है कि वो अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आई है कि इनके खिलाफ जो माओवादियों का फर्जी जनताना अदालत होता है, उस फर्जी जनताना अदालत को लगाकर इन्हें मारने की भी प्लानिंग की गई थी। इस वजह से भी ये डर कर अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पुलिस की शरण में आ रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर, पॉजिटिव खबर जो सामने आई है, वो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले के नहाड़ी गांव से। दरअसल दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा में स्थित है नहाड़ी गांव। यह कुख्यात माओवादी आतंकी विनोद का गांव है, जो कि 10 लाख रुपए का इनामी है। इस गांव में 1 वर्ष पहले जो सुरक्षा बलों का कैंप है, वो स्थापित होने को लेकर स्वीकृति हुई थी, जिसे 1 साल तक शुरू भी नहीं किया जा सका। इसका कारण है कि माओवादी पूरी तरह से बौखला गए थे और इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह का कैंप स्थापित नहीं करने देना चाहते थे। और माओवादियों ने इसके लिए जो ग्रामीण हैं, उनको बार बार वो उकसा रहे थे, उनसे विरोध प्रदर्शन करवा रहे थे और पोस्टर बैनर लेके भी ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, क्योंकि पीछे से माओवादी पुश कर रहे थे। जब इन विरोध प्रदर्शन को देखा गया तो सुरक्षा बलों की जो महिला कमांडोज है, दंतेश्वरी फाइटर्स की जो टीम है, उन्होंने मोर्चा संभाला। वो वहाँ पर गए, गांव में महिलाओं से बातचीत की, उनसे विकास की बात की, उनसे आंगनबाड़ी की बात की, पेयजल की सुविधाओं की बात की। और इसके बाद जो गांव की महिलाएं हैं, उन्होंने पहले धीरे धीरे उनको स्वीकार किया। धीरे धीरे महिला कमांडोज ने उन्हें विश्वास में लिया और अंततः वहां पर अब सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया जा रहा है। वहां पर ग्रामीणों के लिए देवगुड़ी की स्थापना की जा रही है, आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं और ग्रामीणों को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया है। अब माओवादियों के इस बड़े जो उनका ठिकाना था, उनका जो एक शरण स्थली थी, वहाँ पर भी सुरक्षा बलों के कैंप खोलने से ना सिर्फ माओवादियों का जो प्रभाव है क्षेत्र में कम होगा, उनका भय कम होगा, बल्कि इस क्षेत्र में विकास की नई इमारत भी लिखी जाएगी। और इन्हीं सारी गतिविधियों को देखते हुए अब पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों के मन में भय का माहौल दूर हो रहा है। यह थी इस सप्ताह भर की तमाम माओवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी, तमाम माओवादी घटनाओं के अपडेट्स, उससे जुड़ी खबरें और मुठभेड़ के बारे में जानकारी। इस सप्ताह माओवादी आतंकी घटना में जिस तरह से सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की जी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, द नैरेटिव की टीम उन्हें नमन करती है, उनके बलिदान के लिए उनको प्रणाम करती है। साथ ही हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक माओवादी आतंकियों के बारे में जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक उनके बारे में लोग जाने और उनके आतंक को समझे। तो आप द नैरेटिव
को लगातार पढ़ते रहिए और माओवाद नक्सलवाद के बारे में विस्तार से जानने के लिए द नैरेटिव की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं thenarrativeworld.in। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए द नैरेटिव से। धन्यवाद।